आप हैं विविध भारती के संग। इनसे मिलिए। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं लेखिका और अनुवादक मीता दास से। इनसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने और ये इस बातचीत का पहला भाग है। नमस्कार, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है जानी मानी बांग्ला और हिंदी लेखिका मीता दास को। मीता जी की हिंदी और बांग्ला में कई किताबें आ चुकी हैं। इसके अलावा हिंदी और बांग्ला के अनेकों पत्र पत्रिकाओं में अनुवाद छपे हैं। आपकी कविताएं और कहानियां भारतीय भाषाओं जैसे कि गुजराती, मराठी, असमिया, नेपाली और कन्नड़ भाषा में भी प्रकाशित हुई हैं और आपका लेखन अनवरत चल रहा है। तो आज बात करते हैं मीता दास से। मीता जी, विविध भारती के इस स्टूडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि लेखन की शुरुआत कब और कैसे हुई? लेखन की शुरुआत अगर मैं कहूँ टूटी फूटी जो लेखन है वो मैंने क्लास 9 से शुरू कर दिया था और जब 11th में आई तो एक जो स्कूल की मैगज़ीन होती है उसमें कुछ मेरे बंध जो कहते हैं मुक्तक इस टाइप की छपी थी। मैं 9 से ज़रूर लिख रही हूँ, लेकिन शादी मेरी जल्दी हुई और उसके बाद लगातार दोनों बच्चे मेरी गोदी में आए तो मेरे लिए वही MA और BA हो गए जी। तो इसलिए मेरा लेखन थोड़ा ज़रूर कम हुआ, लेकिन डायरी लेखन कहीं से कम नहीं हुआ था। साहित्य के लिए पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है आप लिखने से पहले, तो मेरे ख्याल से वो मेरा पठन काल रहा है। फिर भिलाई में जब रही तो कुछ साहित्यिक माहौल के लोग जो हैं उनसे मेरा परिचय बढ़ा, मेरे पास तरह तरह की किताबें आईं, तब मैंने फिर उन चीज़ों को दोबारा अंतर्निहित कर उनको फिर लिखना शुरू किया। तो छोटी मोटी वहाँ की जो पत्रिकाएं थी उसमें छपना चालू हुआ। जी। बंगाली साहित्य का जो इतिहास है, या कहना चाहिए कि उसकी एक लंबी और समृद्ध परंपरा रही है और बंगाली साहित्य की जो अपनी एक गहराई है, अपनी एक विविधता है और इसी के लिए वो जाना भी जाता है। तो बंगाली साहित्य का भारतीय साहित्य पर कितना प्रभाव आप देखती हैं? अगर मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूरा का पूरा प्रभाव बांग्ला साहित्य से ही शायद हिंदी में आता है, या भारतीय साहित्य में तमिल को छोड़ दिया जाए और मलयालम को, तो बहुत ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो तो हिंदी बेल्ट में पड़ा ही है, क्योंकि अधिकतर रचनाएं जो हैं वो बांग्ला से ही हिंदी में आईं। हमने भी सीधे बांग्ला नहीं पढ़ा, हमने पहले अनुवाद को ही पढ़ा और अनुवाद की परंपरा मुझे लगती है कि बंगाल से ही सबसे ज़्यादा चालू हुई है। और बंगाल के ऐसा कोई भी कवि या लेखक नहीं है, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, जिन्होंने शिशु साहित्य ना लिखा हो और अनुवाद ना किया हो। तो इसीलिए अनुवाद जो है वो विस्तार देता है और मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में अगर साहित्य का विस्तार हुआ है तो अनुवाद से ही हुआ है। जी। आपके 2 काव्य संकलन आए हैं, है ना, और बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुए हैं, उनके बारे में आप कुछ बताइए हमें। मूलतः मैं बात करूं तो मेरी पढ़ाई लिखाई पूरी हिंदी मीडियम में हुई है। अच्छा। मैंने बांग्ला पढ़ा ही नहीं। अच्छा जी, ये सबसे आश्चर्य की बात है, जिसको लेकर मैं खुद भी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होती हूँ कि मैं ये काम कैसे कर पाती हूँ। शायद उसके मूल में ये रहा कि मैंने कहा ना, मैं बहुत पढ़ाकू थी, तो मैं पढ़ती रहती थी, तो जहाँ नहीं समझ में आया माँ से पूछती थी। जो मेरी बांग्ला की शिक्षा भी घर पे ही हुई है, तो माँ ही बताती थी। तो इसीलिए जब मैंने पहला बांग्ला में ही निकाला तो उसमें हमारे एक भिलाई के हैं शिवव्रत दीवान जी, वो मध्यवलय पत्रिका निकालते हैं, बंगाली हैं। उन्होंने मुझे कहा, तुम हिंदी में कविता लिखती हो, तुम बांग्ला में क्यों नहीं लिखती? तुम्हारे भाव तो बांग्ला में भी आते होंगे। तो मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल आते हैं। तो मैंने कहा कि मैं गलती करूँगी तो उसको सुधारेगा कौन? प्रणम में है वो इंसान, आज नहीं है इस दुनिया में। मैं उनको प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने कहा तुम लिखो, मैं चेक करूँगा, मैं सुधारूँगा।
अगर मैंने एक शब्द भी तुम्हारा सुधार दिया तो मैं गर्वित महसूस करूँगा कि मैंने एक बांग्ला रचनाकार को तैयार किया है। जी। और विश्वास करिए कि बाद में उन्हीं के शब्द थे, अब तुम्हारी स्पेलिंग मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अरे वाह, वाह, बहुत तो उन्हीं के प्रेरणा से मेरा पहला बांग्ला का जो काव्य ग्रंथ है अंतर्मम, वह प्रकाशित हुआ। जी। तो आप किस तरह की कहानियाँ, किस तरह की कविताएं लिखना पसंद करती हैं? क्या विषय हैं? क्या एक स्त्री होने के नाते आप भी स्त्री विमर्श पर ही ज़्यादा केंद्रित रहती हैं, या आप ऐसा समझती हैं कि स्त्री विमर्श का साहित्य पर कोई न कोई प्रभाव तो पड़ा ही है, बुरा कहें या अच्छा कहें? अगर मैं कहानी की बात करूं तो कहानियां मेरी स्त्री विमर्श पे ही हैं, जी। क्योंकि स्त्री विमर्श या स्त्री की पीड़ा को छोड़ दिया जाए, दरकिनार कर दिया जाए, तो शायद कोई कहानी बनना असंभव हो जाती। फिर तो वो कॉरपोरेट की कहानियाँ होंगी और या मैनेजमेंट की, जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि उसमें रस नहीं होता, वो एक रिपोर्ट की तरह लगती है। नारियों की पीड़ा जो है वो एक नारी जितने अच्छे से बखान कर सकती है मेरे ख्याल से, या समझ सकती, बगैर बोले ही उस चीज़ को समझ सकती है, तो हो सकता है मैंने वो समझा, मैंने वो कहानियाँ लिखी। लेकिन कविता के क्षेत्र में मेरी बिल्कुल उलट है, तो मेरी कविताएं अधिकतर विद्रोही कविताएं हो गई हैं। मैं उसी तरह की कविताएं ज़्यादा लिखना पसंद करती हूँ। मेरे पास प्रेम कविताएं नहीं हैं, जी। मैं प्रेम कविताएं नहीं लिखती। आप एक जानी मानी लेखिका हैं मीता जी। तो आपने बांग्ला से हिंदी और हिंदी से बांग्ला में कई काव्य संग्रह, कहानियां और उपन्यासों का अनुवाद किया है। जैसे मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगी कि आपने नवारुण भट्टाचार्य जी की प्रतिनिधि कविताओं का आपने बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया है। सबसे पहले तो मैं छोटे मोटे अनुवाद करती थी। उन अनुवादों को पढ़कर जो नवारुण भट्टाचार्य के दिल में कुछ भी जगह हो, क्योंकि वो हिंदी और बांग्ला दोनों ही पढ़ते थे, तो उन्होंने मुझे एक हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा था, वहाँ मुझे बुलाया, इधर आओ। तो मैं गई, डरते डरते प्रणाम किया। तो बोले तुम मीता दास हो? तो मैंने कहा कि हाँ। तो कहने लगे मेरी कविताओं को तुमको अनुवाद करना पड़ेगा। मेरा तो सिर पे जैसे अच्छा। वो हो गया। मैंने बोला कैसे करके करूँगी, हाँ। मेरे में उतनी क्षमता नहीं है कि वो भी आप जैसे एक किसी कवि की कविताओं का मैं अनुवाद करूँ, तुमसे ही होगा। ये उनके शब्द थे। मैं और किसी को नहीं जानता, ना मैं किसी को बोलूँगा। मैंने तुम्हारी कविताएं पढ़ी हैं, अनुदित कविताएं तुम ही करोगी। उन्होंने ही मुझे अनुवादक बनाया मूल रूप से। जी। किसी ने मांगा किसी पत्रिका के लिए तो मैंने कर दिया ऐसा। लेकिन ये जो थोक के भाव जो अब मैं कर रही हूँ, या किताबों के को अनुदित कर रही हूँ, उपन्यास कर रही हूँ, ये उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा जताया था। और विश्वास नहीं करेंगी, वो नहीं देख पाए जब मतलब प्रकाशित हुआ। उनको कैंसर था पेनक्रियाज का, तो 6 महीने पहले वो एक्सपायर हो गए, पर उनको पता था कि ये निकल रही है। वो जो भरोसा था उनका। और जब एक अधिवेशन और हुआ हमारा वो दिल्ली में, और विश्वास नहीं करेंगी 90 कॉपी आई थी। प्रकाशक ने पहले 50 कॉपी दी, इमीडिएट बिक गई। शाम तक मैंने कहा 50 और दीजिए। बोलते अभी तो मेरे पास और 40 है, मैं यही दे सकता हूँ। 40 दिखे गए और साथ ही साथ वो बिक गई वहीं पे। अच्छा। सब निकल गई जी। तो ऐसे ये भी एक गर्व की बात है कि कोई अनुवादक की कविता नहीं कहूँगी मैं यहाँ, नवारुण जी बिके उस दिन। जी। जी। उनकी कविताएं गई हैं हिंदी में, क्योंकि हिंदी में बहुत पहले मंगलेश जी ने की थी, उसकी कोई कॉपी नहीं है। तो उनके लिए ये सबको इच्छा थी कि नवारुण जी को पढ़ना, और तभी उनका इंतकाल हुआ था, तो वो सब चाहते थे कि उनको पढ़ें। तो आपकी एक शुरुआत जिसे कहते हैं अनुवादक के तौर पर, प्रोफेशनली जिसे हम कह सकते हैं, यहाँ से शुरू हुई। तो आपने जोगेंद्र चौधरी की कविताओं का भी अनुवाद किया था, और उनके संस्मरण हैं कुछ जिनका आपने अनुवाद बांग्ला से हिंदी में किया है। ये किस तरह का रहा? संस्मरण किस तरह के थे? किस तरह का रिस्पांस आपको मिला? इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि ये मुझे अभिषेक कश्यप ने कोई एक श्रृंखला बना रहे थे जोगेंद्र चौधरी के सारे रचनाओं पर, तो उन्होंने एक कविता की जो किताब है वो मुझे दी उन्होंने कि ये आपको अनुदित करना है। ये कोरोना काल का दौर था, और संस्मरण दिए 2। तो संस्मरण तो छोटे छोटे थे, ज़्यादा नहीं, 10-15 पेज के एक एक
ज़्यादा से ज़्यादा। तो अपने गांव की ही बात उन्होंने लिखी थी। बहुत जो संस्मरण था वो बहुत ही बड़ा स्पेस लेके कोई बात नहीं थी उसमें, लेकिन कविताएं उनकी बहुत ज़बरदस्त थी। उनको अनुदित करने में मुझे थोड़ा तकलीफ भी हुई, क्योंकि वो खुद एक पेंटर हैं, बहुत अच्छे कलाकार जी। हैं। तो उनकी हाँ। कविताओं में जो बिंब थे उनको हिंदी में लाना इतना कठिन था। और कई लोगों ने कहा भी कि इसमें ये शब्द जो है ना, ये आसान नहीं हो सकता। तो मैंने कहा आप डिक्शनरी खोलिए, उसमें सारे शब्द हिंदी की डिक्शनरी में ही हैं, पर आप लोग डिक्शनरी नहीं देखते, चलती भाषा में बात करते हैं। तो इसलिए अगर साहित्य को पढ़ना तो साहित्य की भाषा को भी तो आपको जानना अपनाना होगा, पड़ेगा। बिल्कुल। और ऐसे कवि की कविता मैं कर रही हूँ जिसमें यही चीज़ें हैं, यही उसका सौंदर्य है, तो इसको मैं कैसे हटा दूँ? जबकि नवारुण की कविताएं आम बोलचाल की भाषा है, उसमें जो जोगिंद चौधरी की कविताओं जैसी डेप्थ नहीं है। डेप्थ है मतलब भाषा में, हाँ हाँ, भाषा जो है क्लिष्ट नहीं है। तो दोनों अनुवाद को करने में एक अलग अनुभव रहा आपका। बिल्कुल अलग अनुभव। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आपके कार्य जो आपने किए हैं। तो अग्निशेखर की हिंदी कविताओं का बांग्ला में आपने अनुवाद किया है, यानी उनकी हिंदी कविताओं को आप बांग्ला में लेकर आई हैं। तो क्या विचार रहा आपके मन में कि अग्निशेखर की जो कविताएं हैं वो जी। बांग्ला में आनी ज़रूरी हैं? और एक कवि के रूप में अगर हम अग्निशेखर की बात करें तो उन्होंने एक विशिष्ट कश्मीरी परिप्रेक्ष्य से जो निर्वासन की कविताएं शायद ज़्यादा लिखी हैं, ऐसा मुझे महसूस हुआ है। तो आप किस बात से प्रभावित रहीं और उनकी किस विधा को आप बांग्ला में अनुवादित करना चाह रही थी? एक तो वो जो निर्वासित थे, अपने ही देश में वो शरणार्थी हैं अगर देखा जाए। मेरे पिताजी भी और माताजी या सास ससुर भी कहें तो इन लोग बांग्लादेश से, मतलब अपने ही देश से निर्वासित तो नहीं, अपनी इच्छा से आए हुए, पार्टीशन से पहले जी। आए हुए। उनकी जो पीड़ा मैं देखती थी, उनकी आंखों में जो झलकता था, जैसे मेरी माँ शादी के बाद जो आई, उनके बाद वो पलट के कभी बांग्लादेश जा ही नहीं पाई। तो वो जो उनकी पीड़ा, मैं जाऊंगी, या मेरे पापा मेरे ससुर जैसे तड़पते थे कि अपने देश को देखने की, उस पीड़ा को मैंने अग्निशेखर की कविताओं और उनकी आंखों में देखा, महसूस किया। तो इसलिए ज़्यादा मेरे को रिलेट कर पाई। तो इसलिए मैंने उनकी कविताओं को, हर अक्षर उनके जो हैं, कि मैं चौखट छोड़ आया, और एक जगह है कि हाँ मेरी माँ गोबर लिपा करती थी। तो ये सब चीज़ें जो मेरी माँ कहा करती थी, मुझे लगता है ये तो अग्निशेखर कह रहे हैं जी। उसमें कोई जरा भी अंतर नहीं है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मैंने उनकी कविताओं पे, ऐसा बहुत कम कवि हैं जिनकी मैंने 70 कविताएं मैंने की हैं। उस संग्रह में 70 कविताएं हैं। यानी उनकी 70 हिंदी कविताओं का आपने बांग्ला में अनुवाद किया। बिल्कुल। बहुत खूब। इनसे मिलिए कार्यक्रम में अभी आपने सुनी लेखिका और अनुवादक मीता दास से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। ये इस बातचीत का पहला भाग था। अगला भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते इनसे मिलिए कार्यक्रम में। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल और प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इनसे मिलिए।